नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे ग्रामीण क्षेत्र में साख और विपणन के बारे में। मतलब गांव के विकास में साख की सुविधा किस प्रकार से अपना योगदान दे रही है। मतलब साख सुविधा, साख मतलब क्या होता है? ऋण। गांव में किसानों को सरकार द्वारा किस प्रकार से साख सुविधा या ऋण सुविधा दी जा रही है। और दूसरा हम जानेंगे विपणन, मतलब किसान लोगों की जो उपज होती है, ठीक है, खेती से उन्हें जो उपज प्राप्त होती है, उस उपज की बिक्री के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। तो सबसे पहले इसमें साख मतलब ऋण के बारे में बताया गया है कि कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि समय समय पर कृषि और गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूंजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि मतलब होता है उसका विकास। तो कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि समय समय पर कृषि पर मतलब सही समय पर खेती की गई है। मौसम के जिस फसल का जो मौसम होता है, उस मौसम में उस फसल की हम बुआई करेंगे तो हमें उपज मिलेगी। ठीक है, तो कृषि की स्थिति सही खेती करने पर निर्भर करती है। जबकि गैर कृषि कार्य ऐसे कार्य जिसका सीधा संबंध कृषि से नहीं है, गैर कृषि कार्य के अंदर आते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो कृषि कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य करते हैं, जैसे कोई उत्पादन कार्य कर रहा हो, कोई मत्स्य पालन कर रहा हो, मुर्गी पालन कर रहा हो, या फिर इसके अंदर कोई खनन में लगा हो, विनिर्माण में लगा हो, हस्त निर्मित काम में लगा हो, सब अलग अलग काम में लगा हो, तो वो गैर कृषि के अंदर आते हैं। तो इसका संबंध किससे होता है? पूंजी से। ठीक, फिर आगे बताया गया है, खेतों में बीजारोपण से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधि बहुत लंबी होती है। मतलब हम खेत में क्या कर देते हैं? बीजारोपण कर देते हैं। फिर आमदनी मतलब पैसा आने तक की अवधि बहुत लंबी होती है। ठीक, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज फसल की बुआई करी और कल कटाई कर लेंगे। बुआई से लेकर कटाई तक का समय तो बड़ा होता ही है। फिर इसी कारण किसानों को बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। यही नहीं, उन्हें अपने पारिवारिक निर्वाह खर्च, शादी, मृत्यु और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कर्ज का आसरा भी रहता है। अब फसल की बुआई कर दी है तो कटाई तक का तो उनको इंतजार करना पड़ेगा। फसल तैयार होगी जब भी तो उसकी कटाई होगी। लेकिन इस बीच में व्यक्ति का कौन सा भी काम नहीं रुकता है। क्या व्यक्ति इस बीच में खाना खाना छोड़ देगा? क्या नहीं छोड़ेगा। साथ में अगर घर पे कोई शादी आ गई या कोई दूसरा काम आ गया तो उसके लिए तो उसे पैसे की जरूरत होती है गाँव के लोगों को। तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए साख सुविधा उपलब्ध कराई गई है हमारे देश के विभिन्न बैंकों द्वारा, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा। ठीक, फिर आगे लिखा है यहाँ, स्वतंत्रता के समय तक महाजन और व्यापारी छोटे सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों से बहुत ऊंची दर से ब्याज वसूलने और ऋण खाते में हेरा फेरी का ऐसा कुचक्र चला रहे थे कि वे कभी भी ऋणापात से मुक्त नहीं हो पाते थे। स्वतंत्रता के समय भी हमारे देश में गरीबी ही थी। जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी, फिर भी हमारे देश में गरीबी थी। और ये जो ऋण का जो जाल है, ऋण का जो कुचक्र चल रहा है, आज भी हम देखते हैं कहीं कहीं जगह फैला ही हुआ है। आज भी बहुत से महाजन, साहूकार लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को अपने ऋण जाल में फंसा के रखते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि स्वतंत्रता के समय लोगों के पास जब पैसा नहीं होता था तो वो महाजन, साहूकार लोग से ऋण लेकर आते थे। तो इनका ऋण जाल इतना फैला हुआ था कि इनकी एक एक दो दो पीढ़ियां उससे बाहर ही नहीं निकल आ पाती थी। इतना ये ऋण उनके ऊपर लगा देते थे। ठीक, क्योंकि फसल नहीं आती थी और जितना उन्होंने ऋण लिया उतनी भी फसल से उनको पैसा प्राप्त नहीं होता था। तो इस प्रकार से वो ऋण के जाल में फंस जाते थे। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए साहूकार, महाजन के ऋणों से गरीबों को बचाने के लिए, उनके शोषण से बचाने के लिए हमारे देश में किसान क्रेडिट कार्ड KCC की शुरुआत की गई, जो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? नाबार्ड, RBI और सरकार, इन तीनों के द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया। अब इस कार्ड से क्या सुविधा थी किसानों को कि किसान को 1,60,000 तक तो कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती थी। मतलब कोई भी जमीन वगैरह गिरवी नहीं रखनी पड़ती थी। अगर वो 1,60,000 से ज़्यादा का ऋण लेता था, 3 लाख का ऋण लेता था, तो उसके लिए उसे सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी और 4% का उसे ब्याज देना पड़ता था। ठीक, फिर आगे इसमें बताया गया है कि ये किसान क्रेडिट कार्ड से व्यक्ति को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता था। कहने का मतलब है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया था और किसानों को बोला गया था कि इसके माध्यम से आपको जितना ज़रूरत हो उतना आप क्या कर सकते हो? ऋण ले सकते हो कम ब्याज दर पर। और जब आपकी फसल की उपज अच्छी आ जाए, फसल
की उपज से अच्छा पैसा प्राप्त हो जाए, तब आप भी पैसे को ब्याज सहित बैंक में जमा करा सकते हो और अपना काम भी, अपने परिवार के जो भी खर्चे हैं वो चला सकते हो। ठीक, फिर आगे लिखा है यहाँ पर कि भारत ने 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। ग्रामीण साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहु संस्था व्यवस्था का सहारा लिया गया। बहु संस्था मतलब सहकारी बैंक की स्थापना हुई, भूमि विकास बैंक की, ग्रामीण विकास बैंक की, अनेक बैंकों की स्थापना हुई। आगे चलकर 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का मतलब है कि गांव में निरंतर कृषि कार्य हो और गांव का विकास हो, इसलिए इस बैंक की स्थापना हुई। फिर आगे लिखा, यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। हरित क्रांति ने भी ग्रामीण साख व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति का मतलब है कि खेत में क्रांति लेके आ जाना, मतलब कि यह नवीन मशीनीकरण पर आधारित थी, नवीन बीजों पर आधारित थी, नवीन तकनीक पर आधारित थी, कीटनाशक दवाएं, उर्वरक इन पर आधारित थी। तो इन सबको खरीदने के लिए किसान लोगों को पैसे की आवश्यकता थी, तो ऋण के माध्यम से ये सारी सुविधाएं किसान लोगों ने क्या की? क्रय की। मतलब किसानों को ऋण दिया गया, फिर ऋण के माध्यम से उर्वरक, बीज, खाद, इन सब का किसानों ने क्रय किया और इसके माध्यम से खेती की। तो हरित क्रांति की वजह से किसानों को बड़ी मात्रा में ऋण भी दिया गया। फिर आगे लिखा, क्योंकि इसने ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों को उत्पादक ऋणों की ओर उन्मुख कर विविधता प्रदान की। हरित क्रांति ने क्या किया? ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों को उत्पादक ऋणों की ओर उन्मुख कर विविधता प्रदान की, मतलब कि किसान लोगों को ऋण के लिए इसने प्रेरित किया हरित क्रांति ने। फिर ऋण लेकर किसान लोगों ने खेती की और गाँव में उत्पादक का स्तर बढ़ने लगा। फिर आगे लिखा यहाँ पर, आज ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में अनेक बहु एजेंसी संस्थान, जैसे व्यावसायिक बैंक, जिसे वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी इंग्लिश में बोलते हैं, सहकारी तथा भूमि विकास बैंक सम्मिलित है। ये सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण की पूर्ति करना चाहती है। हाल ही में औपचारिक साख व्यवस्था में रह गई कमियों को दूर करते हुए स्वयं सहायता समूह का भी ग्रामीण व्यवस्था में प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं सहायता समूह को इंग्लिश में SHG कहा जाता है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये स्वयं सहायता समूह एक ऐसा ग्रुप है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है कि मतलब सबसे पहले तो इस ग्रुप को समझते हैं। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा ग्रुप है जो गांव के महिलाओं पुरुषों द्वारा बनाया गया, स्वेच्छा से बनाया गया एक ग्रुप है। इसमें क्या करते हैं, महिला और पुरुष का अलग अलग ग्रुप होता है, 10 से 20 व्यक्ति होते हैं। वह मासिक धनराशि इकट्ठा करते हैं बराबर बराबर। जैसे 10 महिला है तो 10 ही महिला 5-5 हजार रुपये महीना इकट्ठा करेगी। फिर दूसरी इसके सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो 10 महिला है वो एक ही कार्य से संबंधित होनी चाहिए। अगर वो सिलाई से संबंधित कार्य करती है तो सिलाई वाली ही 10 महिला रहेगी। अगर डेयरी उत्पाद से संबंधित पुरुषों का कोई ग्रुप है तो डेयरी उत्पाद से संबंधित सदस्य उसके अंदर होंगे। मतलब स्वयं सहायता समूह ऐसा समूह होता है जिसमें इकट्ठे होने वाले समूह के सभी सदस्यों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। ये सभी सदस्य बराबरी की राशि इकट्ठा करते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, गाँव में जो भी व्यक्ति को ये नियुक्त करते हैं उसके पास इस पैसे को इकट्ठा करते हैं, उसके रजिस्टर में दर्ज कराते हैं। फिर इस पैसे को लेकर गांव के बैंक में जमा कर दिया जाता है। गांव के बैंक में जमा करने के बाद मतलब स्वयं सहायता समूह में जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसको व्यक्ति एक पदाधिकारी की नियुक्ति करते हैं। फिर पदाधिकारी के पास पैसे को जमा करते हैं। फिर पदाधिकारी बैंक के पास जाता है और जिस नाम से इस स्वयं सहायता समूह का खाता खुलाया जाता है उस नाम से पैसे को इकट्ठा जमा कर दिया जाता है। और 6 महीने के बाद कोई भी व्यक्ति इससे पैसा प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। मतलब स्वयं सहायता समूह ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं होती है। फिर आगे लिखा है, क्योंकि औपचारिक साख व्यवस्था न केवल अपर्याप्त थी बल्कि ग्रामीण, सामाजिक तथा सामुदायिक विकास में पूरी तरह समन्वित हुई। चूंकि इसके लिए ऋणाधार की आवश्यकता थी, जो औपचारिक संस्था है जैसे ग्रामीण विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, इन सबके लिए ऋणाधार की आवश्यकता थी। ऋणाधार का मतलब होता है ऋण लेने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए। जैसे अब आज कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं तो उसके लिए हमको कोई जमीन गिरवी रखनी पड़ती है या हमारे पास जो भी सिक्योरिटी होती है उसको हमें गिरवी रखनी पड़ती है ताकि हम लोन ना चुका पाए तो उसको बेचकर बैंक क्या करे, लोन की पूर्ति कर ले। तो लोगों के पास ऋणाधार नहीं था, मतलब ऋण रखने के लिए कोई
भूमि जमीन नहीं थी, तो ऐसी कंडीशन में स्वयं सहायता समूह उनके लिए बहुत अच्छा उपाय रहा, या बहुत अच्छा ये फंड उनके लिए बहुत सहायक रहा। फिर लिखा है, अतः बहुसंख्य ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा अनुपात इससे अपने आप वंचित रह गए। अपने प्रत्येक सदस्य में न्यूनतम अंशदान द्वारा सदस्यों में कम अनुपात में वित्तीयता की भावना बढ़ाता है। इस प्रकार एकत्र राशि में से जरूरतमंद सदस्यों को ऋण दिया जाता है। उस ऋण की राशि छोटी छोटी किश्तों में लौटाई जाती है। ब्याज की दर भी उचित रखी जाती है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह समझ में आ गया। ऐसा फंड जिसमें महिला पुरुष मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जो कार्य करते हैं उसी कार्य से संबंधित ये ग्रुप होता है। और फिर उसके अलावा जो भी पैसा होता है गांव के रजिस्टर के पास या गांव का पदाधिकारी जो भी होता है उसके बाद जमा किया जाता है। फिर इस पैसे को बैंक में जमा किया जाता है और 6 महीने के बाद व्यक्ति इस लोन का पात्र हो जाता है। मतलब वो पैसे का यूज कर सकता है उन 10 ही व्यक्ति के ग्रुप में से जिसको भी आवश्यकता होती है, और ब्याज सहित वापस उसे लौटाना हो जाता है। आगे लिखा है, मई 2019 तक 54 लाख महिला स्वयं सहायता समूह, मतलब 54 लाख स्वयं सहायता समूह बन गए थे, जिसमें लगभग 6 करोड़ महिला सदस्य है। 54 लाख समूह बने थे जिसमें से 6 करोड़ महिला है। लगभग 10 से 15 हजार रुपए प्रति स्वयं सहायता समूह और इसके अतिरिक्त 2.5 लाख प्रति स्वयं सहायता समूह की परिक्रमी निधि के रूप में सामुदायिक निवेश सहायता कोष CISF का सृजन किया जाता था। मतलब 10 से 15 हजार रुपए महीना इकट्ठा करती थी महिलाएं और 2.5 लाख रुपए का एक फंड बना लेती थी, जिसे CISF में क्या कर दिया जाता था, सामुदायिक निवेश सहायता कोष का सृजन किया गया। जो भी पैसा इकट्ठा होता था उसे बैंक में जमा किया जाता था और ये राज्य की सरकार द्वारा चलाया जाता था ये काम। फिर लिखा है, जिसके फलस्वरूप आय सृजन हेतु महिला सदस्य स्वरोजगार अपना सकती थी। मतलब ये 10-10, 15-15 हजार रुपये मिला के 2.5 लाख रुपए हो जाते थे। फिर इसमें से जिस भी व्यक्ति महिला को जरूरत होती थी तो वो अपने रोजगार के लिए इस पैसे का उपयोग कर लेती थी। इस प्रकार साख की उपलब्धता को अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा गया। अति लघु साख कार्यक्रम मतलब कि छोटे छोटे कार्य करने के लिए साख ऋण उपलब्ध हुआ इससे स्वयं रोजगार सहायता से। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायता की। इन ऋण सुविधाओं का प्रयोग किसी न किसी प्रकार के उपभोग के लिए ही हो रहा है। ठीक है, तो यह हमारा यहाँ पे स्वयं सहायता समूह या साख व्यवस्था क्लियर हो जाती है कि गांव के विकास के लिए साख व्यवस्था किस प्रकार से की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना की गई, ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना की गई, नाबार्ड की स्थापना की गई, सबके माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया। फिर स्वयं सहायता समूह को चलाया गया सरकार के द्वारा, जिसमें व्यक्ति खुद पैसा इकट्ठा करते थे, अपनी छोटी छोटी बचत को जमा करते थे। जो व्यक्ति अपनी जमीन को गिरवी रखकर बैंकों से ऋण नहीं ले पाता था उसके लिए स्वयं सहायता समूह हेल्पफुल रहा। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने आपको बताया। तो ये सारी सुविधाएं किसान लोगों को दी गई। अब यहाँ पर आपको जो भी डाउट है जल्दी से उसे क्लियर कीजिए।